हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, इस समय हम आपके अप्लाइड मैथ सेकेंड की सबसे लास्ट यूनिट आपको पढ़ा रहे हैं, जिससे आपके एग्जाम में 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। इसके अंतर्गत आपको 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं, जिसमें से जो पहला चैप्टर था, जो आपकी बुक का चैप्टर नंबर 12 है, उसको हम कंप्लीट तरीके से आप सभी लोगों को पढ़ा चुके हैं। उसकी थ्योरी अच्छे से सिखा चुके हैं, साथ ही साथ उसके जो न्यूमेरिकल्स हैं, जिस तरह के न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको हमने सॉल्व कराया है। अगर आपने एक भी लेक्चर को स्किप किया है तो जाके जरूर देख लीजिए, चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है। साथ ही साथ आज के इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में उस प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं दे रहा हूं। एग्जाम करीब है, आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के साथ इस यूनिट का सेकेंड चैप्टर हम स्टार्ट करने चल रहे हैं, जिसका नाम समतल अर्थात प्लेन है, जो आपकी बुक का चैप्टर नंबर 13 है। आज का लेक्चर ज्यादा लेंदी नहीं होगा, छोटा ही होगा, लेकिन कुछ बेसिक टर्म्स, कुछ बेसिक डेफिनेशंस यहाँ आपको बताई जाएंगी, जिनकी मदद से आगे के जो कंसेप्ट है इस चैप्टर को, उनको हम लोग सीखेंगे। इसलिए ध्यान से सारे के सारे टॉपिक को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, और जो चीजें नोट करने के लिए कहूंगा उनको नोट जरूर से जरूर कर लीजिएगा। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, चैप्टर का नाम है समतल अर्थात प्लेन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जानना होगा कि समतल अर्थात प्लेन क्या होता है। समतल, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्लेन कहते हैं। देखो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये डेफिनेशन भी आपके एग्जाम में पूछी जाती है। मतलब एग्जाम में आ जाता है कि समतल अर्थात प्लेन को परिभाषित कीजिए, इसलिए आपको इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो डेफिनेशन बड़ी ही आसान है, जरा समझ लीजिए। जैसे आपके सामने यह बोर्ड है ना, तो ये बोर्ड एक समतल है, एक प्लेन है। ठीक है, जैसे आपकी फर्श है, तो ये आपकी जो फर्श है वह एक प्लेन है, एक समतल है। ठीक है, जैसे आपकी बुक है, बुक का जो ऊपर वाला आप सरफेस देख रहे हैं वह एक प्लेन है। बुक का कोई पेज है तो वह एक प्लेन है। प्लेन बनता कैसे है? कई सारी लाइन जब मिलती हैं आपस में तो प्लेन बनता है। लेकिन प्लेन की डेफिनेशन जब एग्जाम में लिखने के लिए आएगी तो आप क्या लिखेंगे, जरा उसको समझ लीजिए। जब किसी भी तल में, ध्यान से सुनिए, जब किसी तल में कहीं पर भी दो बिंदु लिए जाएं, जैसे ये हमारा बोर्ड है, इस बोर्ड पर हम कहीं पर, इस तल पर कहीं पर भी दो बिंदु ले लें और इन दो बिंदुओं को हम मिलाएं। ठीक है, देखिए यहाँ मान लो यहाँ बिंदु लिए थे, इन बिंदुओं को हम मिलाएं। अब दो बिंदुओं को मिलाने से, 2 पॉइंट्स को मिलाने से हमें एक लाइन मिलेगी। अगर ये लाइन इसी तल में होगी, सुनिए हमारी बात, अगर ये लाइन इसी तल में होगी तब इसको हम समतल कहेंगे, नहीं तो समतल नहीं कहेंगे। शायद आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये बोर्ड है, इस पे कहीं पर भी 2 पॉइंट आप लेकर के देखिए, जैसे एक पॉइंट यहां ले लिए, एक पॉइंट यहां ले लिए, दोनों पॉइंट को मिलाओगे, मान लो ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, तो पॉइंट ए और पॉइंट बी को मिलाओगे तो एक लाइन मिलेगी। और ये लाइन कहाँ है? इसी तल में है। अगर इसी तल में है तो ये क्या है? समतल है। अगर इस तल में नहीं है तो वह सिंपल सा एक तल है, समतल नहीं है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर अपने हाथ की हथेली को इस तरीके से आपको दिखाएं। अब इसको मैंने कर्व कर दिया है, एक पॉइंट अगर मैं यहां ले लूं, एक पॉइंट यहां ले लूं, और एक स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा अगर मैं खींचूं तो ये ऊपर से होकर के जाएगी, यहां से होकर के नहीं जाएगी। तो यह एक समतल नहीं है, ये प्लेन नहीं है। तो डेफिनेशन मैं बोल रहा हूं, आप लोग लिख सकते हैं, या आपके पास बुक है तो अपनी बुक की मदद से भी आप लोग क्या कर सकते हैं, डेफिनेशन को लिख सकते हैं। या डेफिनेशन लिखेंगे तो समय लगेगा। तो आप समझ सकते हैं क्या कहेंगे, जब यदि किसी तल में या यदि किसी पृष्ठ में दो बिंदु लिए जाएं और उन दोनों बिंदुओं को मिलाने से एक जो सरल रेखा हमें मिलेगी, अगर वो सरल रेखा उसी पृष्ठ में या उसी तल में होती है तब उसे हम समतल कहते हैं, अन्यथा की दशा में उसे हम समतल नहीं कहते हैं। मेरे पास जो बुक है इसमें जो डेफिनेशन लिखी है वो भी मैं पढ़ दे रहा हूं। यदि किसी पृष्ठ पर दो बिंदु लिए जाएं तथा उन दो बिंदुओं को जोड़ने वाली सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन, पूरी तरह उसी पृष्ठ में हो तो उस पृष्ठ को हम क्या कहते हैं? समतल कहते हैं, प्लेन के नाम से जानते हैं। एग्जाम में डेफिनेशन लिखने के लिए आती है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स अगर लिखना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं, अ सरफेस
is called plane when any 2 point is taken in this surface and line joining these 2 points is always lie on the same surface। ठीक है, अगर उसी सरफेस में वो लाई करती है तब वो प्लेन होगा, अन्यथा की दशा में वो प्लेन नहीं होगा। क्लियर हो गई होगी बातें आप सभी लोगों को। अब अगला टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स हमारा अभिलंब। सुनते चलिएगा। समतल क्या है आपको समझ आ गया। देखो अगर समझ में आ गया है तो आप अपने हिसाब से भी उसको लिख पाएंगे, नहीं समझ में आया है तो दिक्कत होगी। अब हम जरा बात करते हैं अभिलंब क्या होगा डियर स्टूडेंट्स। अभिलंब जिसको हम कहते हैं नॉर्मल। ठीक है, ध्यान रखना ये सब डेफिनेशन एग्जाम में पूछी जाती हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, सुनते चलिएगा और लिख भी लीजिएगा। ठीक है, समतल क्या होता है आप जान गए, अब जान लीजिए अभिलंब अर्थात नॉर्मल क्या होता है। ठीक है, जैसे सपोज करो डियर स्टूडेंट्स कि आपके पास यहाँ एक कोई क्या है समतल है अर्थात प्लेन है। मैं इस तरीके से यहाँ बना रहा हूं, जरा ध्यान दीजिए। ये हमने यहाँ पर एक क्या बनाया, प्लेन बनाया अर्थात समतल बनाया। ठीक है, इसी का एक पार्ट हमने ले लिया है। अब ऐसी कोई लाइन, जैसे एक लाइन मान लो हम ऐसे खींच लें, मान लो ये लाइन हो गई ए बी। ठीक है, तो लाइन ए बी अगर इस तल पर लंब है तब इस लाइन को हम इस समतल का क्या कहेंगे, अभिलंब कहेंगे। अभिलंब कहेंगे, जिसको हम इंग्लिश में हम क्या कहते हैं भैया, नॉर्मल कहते हैं। ठीक है ना, अन्यथा की दशा में नहीं कहेंगे। तो आप जरा समझ लीजिए, जैसे ये बोर्ड आपके सामने है तो ये बोर्ड एक क्या है, समतल है। अब ये हमने मार्कर इसके ऊपर रखा, अगर इस मार्कर को हम एक लाइन समझें तो ये लाइन इस बोर्ड पर परपेंडिकुलर है, लंबवत है। तो जब इस तल पर ये मार्कर लंबवत है तो यही इस तल का क्या होगा, अभिलंब होगा। ये समझाने की आवश्यकता यहाँ पर हमें थी। तो क्या बोलेंगे, किसी भी तल पर या एक ऐसी सरल रेखा जो किसी समतल पर लंबवत हो, उस समतल का अभिलंब कहलाती है, जिसको हम इंग्लिश में नॉर्मल कहते हैं। तो अगर हम इंग्लिश में इसको लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, आप कह सकते हैं परपेंडिकुलर लाइन ऑन एनी प्लेन इज कॉल्ड इट्स नॉर्मल। ओके ना, पता होगा तो डेफिनेशन लिखना आसान होगा। आपने समझ लिया। देखो समतल क्या है पता होगा तभी तो उसका इक्वेशन हम पता कर पाएंगे, अभिलंब क्या है हमें पता होगा तभी तो उसका इक्वेशन हम पता कर पाएंगे, तभी उसकी मदद से हम ये कर पाएंगे। तो दो चीजें हमने आपको बताई, समतल और अभिलंब, आपको समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक हमारा डियर स्टूडेंट्स है समतल का व्यापक समीकरण। समतल का व्यापक समीकरण, जनरल इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। ध्यान सुनते चलिएगा। टॉपिक क्या है, समतल का व्यापक समीकरण। समतल का व्यापक समीकरण, जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। जैसे आपने रेखा का समीकरण पढ़ा होगा इसके पहले 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में, कि रेखा का व्यापक समीकरण क्या होता है, सबको पता होगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये रेखा का व्यापक समीकरण होता है, बहुत पहले आप लोगों ने पढ़ा है। क्या पढ़ा है भाई, आपने पढ़ा है कि रेखा का समीकरण होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ऐसा आपने बहुत पहले पढ़ा है। उसी तरीके से समतल का व्यापक समीकरण क्या होता है ये हमें समझना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। कहते हैं कि 3 चरों वाले, ठीक है, 3 चरों वाले एक्स वाई जेड हम कह सकते हैं, एक्स वाई जेड में प्रथम घात का कोई भी समीकरण होगा वो हमेशा समतल को निरूपित करता है। तो यहाँ पहली चीज तो नोट कर लीजिएगा, क्या नोट रखेंगे, क्या एक्स वाई तथा जेड में कोई भी, ध्यान दो, कोई भी एक घातीय समीकरण, या आप कह सकते हैं रैखिक समीकरण, एक घातीय समीकरण क्या करता है, समतल को प्रदर्शित करता है। ध्यान देना भैया, समतल को
समतल को प्रदर्शित करता है। जो चीजें यहां लिख रहे हैं भैया लिखते चलना, आगे चल के ठीक है आपको दिक्कत जिससे ना हो, इसलिए छोटे छोटे टर्म्स हम आपको बताते चल रहे हैं। क्या बताया हमने, एक्स वाई तथा जेड में कोई भी एक घातीय समीकरण जिसमें एक्स वाई और जेड हो वो समतल को प्रदर्शित करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जरा सुन लो, जैसे कहीं लिख दिया जाए 2x प्लस वाई माइनस 3z प्लस 5 इक्वल टू 0, किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक समतल को रिप्रेजेंट करेगा, एक प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा। और कोई लिख दिया x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5, किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक समतल को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब x y और z में तीन चरों वाले में कोई भी लीनियर इक्वेशन होगा, एक घातीय समीकरण होगा, तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, समतल को अर्थात प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहां पर आपको यह ध्यान रखना है, नोट क्या रखना है आपको मेन, कि इन सब को मिला जुला करके जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। इसी को हम क्या कहते हैं, समतल का व्यापक समीकरण कहते हैं। ध्यान दो भैया, व्यापक समीकरण, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, जनरल इक्वेशन बोलेंगे, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन बोलेंगे। लिख लीजिए सभी लोग, इतनी बातें उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया होगा कि समतल अर्थात प्लेन क्या होता है, अभिलंब क्या होता है, समतल का व्यापक समीकरण क्या होता है। ये सारी चीजें आप सभी लोगों को बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें किसी को, इतना आप सब लोग नोट कर लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। समतल क्या है समझ गए होंगे, इसकी डेफिनेशन आप लिख लेंगे। अभिलंब क्या है, ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा, इसकी डेफिनेशन अपनी कॉपी में लिख लेंगे। समतल का व्यापक समीकरण क्या है हमने लिख दिया है। कोई आपसे समतल का व्यापक समीकरण पूछेगा तो आप यही बताएंगे, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। जहां यहां लिख सकते हैं, जहां a कामा बी कामा सी क्या है, ठीक है, अचर हैं, ठीक है, अचर डी भी अचर है, कामा डी अचर राशि है, कांस्टेंट है, ठीक है, अचर राशि है। और ए बी और सी तीनों में से कोई 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भी समतल के समीकरण में एक्स वाई जेड जरूर रहना चाहिए। ठीक है, एक्स वाई जेड अगर उसमें से कोई 0 हो जाएगा, ठीक है, तो दिक्कत हो जाएगी, समतल को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। क्लियर हो गया, इसको अब हम मिटा देते हैं। अब हम यहां पर पढ़ते हैं मूल बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण, ठीक है, या मूल बिंदु से जाने वाले समतल का व्यापक समीकरण। ध्यान से भैया सुनते चलिएगा, आज का लेक्चर मैंने पहले ही बता दिया है, बहुत ही बेसिक होने वाला है, बहुत ही छोटा सा लेक्चर होगा, 20-25 मिनट का लेक्चर होगा, लेकिन जितनी चीजें बताएंगे उसको आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, ध्यान समझिए, लिखेंगे मूल बिंदु, मूल बिंदु जो कि क्या होता है 0,0,0 से गुजरने वाले समतल का समीकरण। ठीक है, मूल बिंदु से गुजरने वाले समतल का समीकरण क्या बोलेंगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, ठीक है, वर्जिन, जिसको हम दिखाते हैं 0,0,0 से। ठीक है, मूल बिंदु से कैसे, अगर कोई समतल का समीकरण आपको दिया गया होगा, किसी प्लेन का इक्वेशन दिया गया होगा, तो उस प्लेन के इक्वेशन को देख करके ही आप कैसे जान पाएंगे कि यह एक समतल का समीकरण है जो कि मूल बिंदु से होकर के गुजरता है। ठीक है, आइए जरा इसकी हम लोग चर्चा यहां पर करते हैं। ध्यान दो सब लोग भैया, आपको पता है सिंस जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, ध्यान दो भैया, जनरल इक्वेशन
ऑफ सर्कल, ठीक है, सर्कल इज, सर्कल का जनरल इक्वेशन क्या है, ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। अब ये और ये तो 0 हो नहीं सकते हैं, लेकिन इसके बारे में हमें नहीं बताया गया, तो ये 0 हो सकता है। अब जरा यहां पर आप ध्यान दीजिए, देखो भाई बहुत ज्यादा तड़काना भड़काना नहीं है, ठीक है, मेरा काम है टॉपिक को अच्छे तरीके से समझा देना। 5 घंटे पढ़ाना, 6 घंटे पढ़ाना, ये सब ज्यादा नहीं करना है। अभी अगर आप लोगों की राय रही, अगर आप लोगों की मतलब डिमांड रही, तो मैं एक सीरीज और चलाने वाला हूं, जो हर बार की तरह मेरा उसका स्पेशल नाम होता है दंगल रिवीजन सीरीज। और उस रिवीजन सीरीज में हम केवल और केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। क्या कराते हैं? केवल और केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। तो वो मैं सीरीज स्टार्ट करूंगा, और साथ ही साथ जो ये चैप्टर पढ़ा रहा हूं इसको आपको पढ़ाऊंगा। मेरा उद्देश्य है कि टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन कर देना और टॉपिक को खूब अच्छे से समझा देना। अगर टॉपिक आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया, देन कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसको सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है ना। इसीलिए जो मैं समझाता हूं उसको आप ध्यान से समझिए। कहीं किसी प्रकार का कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं वहां जवाब दे पाऊंगा तो वहां बताऊंगा, वहां नहीं जवाब दे पाऊंगा तो वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को जरूर बताऊंगा, ठीक है ना। आइए जरा ध्यान दीजिए, ये हो गया जनरल इक्वेशन। अब आप यहां बोल दीजिए सिंस इट पासेस थ्रू, थोड़ा इंग्लिश में कर दे रहा हूं इसको, सिंस इट पासेस थ्रू, क्योंकि ये गुजरता है, कहां से गुजरता है भाई, 0,0,0, देयरफॉर ये इसको सेटिस्फाई करेंगे। x के प्लेस पे 0 रखोगे तो a इंटू 0 हो गया, प्लस b इंटू 0 हो गया, प्लस c इंटू 0 हो गया, प्लस d इक्वल टू 0, तो ये सब हो गया 0। फाइनली दिस इंप्लाइज दैट d इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। अब d इक्वल टू 0 हो गया, यह वैल्यू ला करके हम यहां रख दें। देयरफॉर द रिक्वायर्ड इक्वेशन, द रिक्वायर्ड इक्वेशन, वह इक्वेशन जो हमें जिसकी हमें आवश्यकता थी, वो क्या हो जाएगा जरा बताइए, वो हो जाएगा ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू 0। दिस इज द फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ओरिजिन 0,0,0। जैसे कहीं पर आपको जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल मैंने लिख दिया है, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। जैसे कोई इक्वेशन दिया गया हो और आपको पहचानना पड़े कि ये जो है जनरल इक्वेशन है प्लेन का या नहीं है, तो उसकी पहचान हम कैसे करेंगे। तो याद रखिए, जो हमारा जनरल इक्वेशन प्लेन का होगा, मतलब जो 0,0,0 से होकर के जा रहा होगा, उसकी पहचान होगी कि उसमें जो कांस्टेंट टर्म है अर्थात जो d है वो क्या होगा, हमेशा 0 होगा। तो जैसे इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन जैसे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 लिखा गया, ये क्या है, प्लेन का इक्वेशन तो है, लेकिन यह एक ऐसा इक्वेशन है जो कहां से होकर के पास होता है, 0,0,0 से पास होता है। जैसे 2x प्लस 3y प्लस 8z इक्वल टू 0 हो गया, तो ये किसका इक्वेशन है, समतल अर्थात प्लेन का इक्वेशन तो है, लेकिन ये कहां से पास होता है, 0,0,0 से पास होता है। अर्थात अगर d नहीं रहेगा ये, और x y और z वाले टर्म रहेंगे, तो उस सिचुएशन में वो सर्कल वो प्लेन 0,0,0 से होकर गुजरेगा। बार बार मेरे मुंह से सर्कल निकल रहा है, उसका रीजन भी है भाई कि सर्कल पूरे सिलेबस की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है। अगर किसी बच्चे ने केवल और केवल सर्कल यूनिट तैयार कर ली तो उसकी बैग तो नहीं लगनी है। और सर्कल को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है और उसकी एक अलग प्लेलिस्ट चैनल पे बनी हुई है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए और सर्कल यूनिट को अच्छे से तैयार कर लीजिए। इतना टॉपिक जितना आज सभी लोगों के साथ क्लियर किया है वो समझ में आ गया होगा सबको अच्छे से। समतल क्या होता है, समतल पर अभिलंब क्या होता है, समतल का व्यापक समीकरण क्या होता है,
समतल का व्यापक समीकरण कब हो, क्या होगा जब वो 0,0,0 से होकर के जाएगा। इतनी बात आप सब लोगों को समझ में आ चुकी होगी। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो अलग अलग कंडीशन में हमें सर्कल के इक्वेशन को फाइंड करने की बात यहाँ पर कही जाएगी कि अगर सर्कल एक दिए, सॉरी फिर सर्कल बार बार बोल रहा हूं यार, सॉरी, ठीक है। अब हम जो आगे पढ़ेंगे उसमें हम किसके इक्वेशन की बात करेंगे, प्लेन के इक्वेशन की बात करेंगे, समतल के इक्वेशन की बात करेंगे। और जो समतल का इक्वेशन है उसकी अलग अलग कंडीशन पढ़ेंगे कि अगर कोई प्लेन किसी एक ही पॉइंट से होकर के जाता है तब उसका इक्वेशन क्या होगा, 3 पॉइंट से होकर जाता है तो इक्वेशन क्या होगा, ठीक है, अंतःखंड रूप में उसका इक्वेशन क्या होगा, और बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे। 2 लेक्चर इस पर होंगे थ्योरेटिकल और 1 लेक्चर इस पर होगा इसका न्यूमेरिकल टाइप का, ठीक है। बाकी ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर बचेगी सरल रेखा जो मैं आप सभी लोगों को जल्द से जल्द पढ़ा दूंगा। डियर स्टूडेंट्स, आपका एग्जाम करीब है, सभी लोग तैयारी करते रहिए। आज का ये लेक्चर छोटा था लेकिन बेसिक था, इसके आगे हम बात करते तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता। इतनी टॉपिक आप लोग तैयार किए रहिएगा, कल इसके आगे हम आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में, आज के इस वीडियो में बस इतना है। मिलते हैं कल फिर शाम को 8 बजे, तब तक लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।